नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भर माँ। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। शुभम ने अपनी माँ बिमला देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? बिमला जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप ये खांसी करना बंद कीजिए। पूरे घर में खांसी करती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। अच्छा लगता है क्या? शुभम गुस्से से चिल्लाया। तो उसकी पत्नी गीता को तो मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती रहती हैं। इन्हें तो इतना ही नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख ले। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज गीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, शुभम ने कहा। तो गीता इसके विरोध में बोली। अरे कुछ नहीं है माँ जी को, ये खांसी केवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं। दिन भर उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शुभम ने अपनी पत्नी गीता की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक जरूरी लेटर घर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर गीता बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शुभम तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन गीता की त्योरियां चढ़ गईं। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी, कोई काम ना करना पड़े, इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ, आपको और कुछ काम तो है नहीं, नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर तो ही पड़ी रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर बिमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गईं। जलती भुनती हुई गीता ने जैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब विमला जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही गीता बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। शुभम ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करने बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बिमला जी को भी नहीं पता था। ना तो वे पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी कुछ बताते थे। बिमला जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठा बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, बिमला जी की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन शुभम उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप कराने के बाद पता लगा कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। बिमला जी का इलाज शुरू किया। कुछ दिनों तक उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज्यादा खर्च के डर से शुभम दवा लाने में आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। अभी 5 साल पहले ही बिमला जी बड़ी खुशी से गीता को अपने घर में बहू बनाकर लाई थी, पर गीता ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। वह अपनी मनमानी करने लगी और शुभम को भी अपने चक्कर में ले लिया।
शुभम पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। रही सही कसर, गीता ने भी पूरी कर दी। गीता तो पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं बिमला जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी थी। जब बेटा ही उनकी कदर नहीं करता था तो वह क्या करेगी। शुभम गीता के सामने ही बिमला जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण गीता और सर पर चढ़ गई। गीता के आने से पहले बिमला जी ने काम वाली बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन करके जाती थी। पर गीता ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और कामवाली बाई हटा दी, क्योंकि उसे लगता था कि कामवाली को पैसे देना बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती है, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो शुभम ने चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है माँ? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना ढंग से बनाना नहीं आता क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? खाना खाने के लिए। शुभम की तेज आवाज से बिमला जी हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। गीता को क्या कहती? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करें। बिमला जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी बिमला हमेशा अभागी कही जाती थी, क्योंकि दादी कहती थी कि बिमला अपने पीछे 4 बहनें लेकर आई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई। आखिर वंश तो बेटे ही चलाते हैं। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाएं और उन्हें इन सब से मुक्ति मिल जाए। बिमला का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण बिमला को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से दोगुनी उम्र के विदुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। बिमला जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी बिमला को अपने पैरों तले दबाकर रखती थी, फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। बिमला के पति को उनकी हालत से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन बिमला को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद बिमला ने अपने बेटे शुभम को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बिमला के ससुर जी चल चल बसे। शुभम के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बिमला देवी तो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। अब बिमला एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब बिमला ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे उसके बेटे शुभम के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों को यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और शुभम को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस माफ थी। अब बिमला अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल पिता की छाप थी। वो भी गुस्सा और गाली गलौज करना। बिमला समझाती थी, पर वह किसी की भी नहीं सुनता था। कुछ सालों में शुभम एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की गीता से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया।
विमला जी को वह अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हालचाल नहीं पूछता था। विमला जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता। गीता के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ पर जाती, आखिर उसे रहना तो उसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वह अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब बिमला की तबीयत पहले से भी खराब होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना गीता को बहुत खटकता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगी, जितने की माँ जी की दवाइयाँ आती हैं उतने में तो मैं एक काम वाली रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो गीता ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है। बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। बेकार में एक कमरा घेर रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर शुभम बोला कि हम माँ को वृद्ध आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर गीता बोली, शुभम अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सर से हटेगा तो मैं काम वाले बाई रख लूंगी। मुझे घर का सारा काम नहीं होता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। बिमला देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर है। बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ। इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राहों पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज ये बेटा मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है। बेचारी बिमला जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन विमला जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों में नींद नहीं रही। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत है? मैं तो हॉल में ही सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे।
और फिर से उन्हें खांसी चढ़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब वह बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब शुभम और गीता सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्धाश्रम भेजने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो शुभम और गीता ने माँ जी के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गए। लेकिन ये क्या, माँ तो थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए कहाँ जा सकती है। इतने में शुभम की नजर माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही देखते शुभम चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे शुभम, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआ ही निकल रही है। मेरे अपने बेटे के होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराए कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। ना जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने ही बेटे बहू के ऊपर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो? वह सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की जिंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निजी सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए शुभम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद गीता की बहन उनके घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात तक शुभम और गीता माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली करने में मशगूल हो गए। बिमला जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई। एक दिन पहले ही बिमला जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपनी सी छोटी बहन को फोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। बिमला जी की बातों में परेशानी की झलक को भाप कर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। बिमला जी सीधे अपने गांव चली गईं। वह गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो बिमला जी ने पड़ोसी से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो बिमला जी ने सबके सामने अपने हालात बयां किया। बहनों ने कहा कि अब आप हमारे घर आ जाएं, पर सब अपने ससुराल में थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत बिमला दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके और थोड़ी नगद राशि भी। बिमला जी ने अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही साथ यह वादा भी किया भविष्य में वह उनके पैसे
वापस लौटा देंगी। चारों बहनों के लिए भी ये घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था। हाँ, चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन के लिए मिलने आ जाया करती थीं। समय समय के साथ बिमला जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। बिमला जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और फसलें लहलाने लगी और अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों ने बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए वह अपने जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के साथ गांव भर में चर्चा होने लगी। कई समाज सेवी संस्थाएं आगे जाकर उनका सहयोग करने लगी और बिमला जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल दिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ वैसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली बिमला देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेवक में परिवर्तित हो चुकी थी। बिमला जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब शुभम ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो लोकप्रिय देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। से अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी को भी बताया। इस पर गीता शुभम को कहने लगी, हम उनके गीता शुभम को कहने लगी हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगे तो किसे देंगे? आखिर आप पर हमारा हक ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। पहुंचे तो नौकर ने बताया कि बिमला देवी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती होंगी। शुभम और गीता घर के बाहर निकलकर खेतों में निहारने लगे। हरी भरी फसलें खेतों में लहरा रही थीं। वे देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे शुभम के विचारों को एकाएक विराम लग गया, जैसे कि कानों में तेज हॉर्न बजाने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो शुभम और गीता की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उनकी माँ बिमला देवी स्कूटर चलाकर घर लौट रही थी। गीता भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी बिमला देवी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।
अपने बेटे को देखकर एक बार तो बिमला जी के मन में ममता जाग उठी, लेकिन फिर उसे ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम हमारे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए भी मेरी माँ इतना काम करे, अब यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। शुभम का साथ देने के लिए गीता भी बोली, हाँ माँ जी, हम आपके बेटा बहू आ गए हैं। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब संभाल संभाल लेंगे। बिमला जी, जो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरह से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी, जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल दिया बेघर कर सकते हैं, वह इन अनाथ और बेघर लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं। अपनी इस जिंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे जिंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। अब तो मुझे ये सम्मान भरी जिंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। अब ये सब लोग ही मेरा परिवार हैं। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से मैं तुम्हें एक रुपया भी नहीं दूंगी। अरे मोहन, मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर देना। मैं मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे बाद आऊंगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए बिमला जी अपने स्कूटर लेकर निकल पड़ी और दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए।